स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वराज मिशन के द पीपी शो में आपका स्वागत है। इसके पूर्ववर्ती एपिसोड्स में हमने बताया है कि पीपी शो का थीम क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने इस शो की शुरुआत की, ये सब अब जनता को पता है। तो आज इसी शो में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी शैली, अपने ड्रेसिंग स्टाइल, अपने हेयर स्टाइल, अपनी वाक्पटुता के लिए मशहूर हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनका एक बड़ा नाम है। तो स्वागत करते हैं आरडीए के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी का। स्वागत है संजय जी आप। नमस्कार। संजय जी, शुरुआत करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पीपी शो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इस शो की हमने शुरुआत किया, ताकि आपकी संघर्षों के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी तासीर के बारे में आपके फॉलोअर्स और जनता को पता चले। क्योंकि राजनीति में नॉर्मली हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने बारे में और जनता को अपने नेताओं के बारे में नहीं पता होता। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कि आपकी फैमिली कहाँ से है, कैसी है, आपका जन्म कहाँ हुआ। संजय जी। धन्यवाद पांडे जी, एक बेहतर शो में जो आपने प्रयास किया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति का जीवन भी, राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच में भी उसका परिवार, उसका बैकग्राउंड, उसकी तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं, उसको सामने लाने का आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि का जहाँ तक सवाल है, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में ही रायगढ़ ज़िले में हुआ। चूँकि मेरे पिताजी शासकीय विभाग में अधिकारी थे, तो हम संयुक्त मध्य प्रदेश में लगातार 3-4 वर्षों के अंदर में जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता था, उसके कारण मेरी शिक्षा जो थी वो रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, इंदौर और फिर वापस में रायपुर में ही आके यहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक किया और उसके बाद मैनेजमेंट के 3 कोर्स मैंने किए, बिजनेस मैनेजमेंट का, पर्सनल मैनेजमेंट और बीजे, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी। तो ये तमाम प्रकार की शिक्षाएं चलती रहीं और वर्ष 1990 जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, उसके पश्चात चूँकि शुरू से ही मैं एक सामाजिक जीवन में था और सोशल लाइफ थी, कॉलेजेस में भी यूनियन, स्टूडेंट यूनियन के साथ जो क्लब्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट, उसमें पदाधिकारी रहे हैं, तो एक रुचि थी। और उस दौर में एक उठाव आया मध्य प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास और एक परिवर्तन जो कांग्रेस के प्रति था, तो मैं उसमें जुड़ा। और उसके बाद से 1990 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, तो आज लगभग 2022 में जब हम बैठे हैं, तो ये यात्रा अनवरत जारी है और पूरा विश्वास है कि यात्रा लगातार और तेजी के साथ में आगे बढ़ती जाएगी। इस तरह से मेरी राजनीतिक की यात्रा प्रारंभ हुई। यकीनन अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी संजय जी को बहुत बड़ा राजनीतिक सफ़र तय करना है। और संजय जी, लोगों की सेवा करने में क्या संतुष्टि मिलती है? देखिए, बहुत ही शानदार और ये आत्मसंतुष्टि का सवाल है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि सामान्यतः एक लोगों में एक परसेप्शन था, आज से 5-10 साल पहले, अब तो उतना नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन था लोगों में कि राजनीति के क्षेत्र में वही युवा जाता है जो दूसरे क्षेत्र में सफलता अर्जित नहीं कर पाता, अर्थात उसकी शिक्षा बहुत बेहतर नहीं होती या फिर वो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता या कोई काम वैसा ही, तो व्यक्ति राजनीति में चला जाता है। लेकिन अब परसेप्शन चेंज हुआ है और आंतरिक उसकी चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये इसलिए नहीं कि हम इस फील्ड में सफल नहीं हुए तो हम राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल या कांग्रेस का भी, आपने देखा कि इतने लर्नेड और शिक्षित व्यक्ति भी राजनीति के क्षेत्र में है। तो एक आत्मसंतुष्टि की जो बात आपने कही, वास्तव में देखिए, आज समाज है, भारतीय समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं, अमीर भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं, गरीब भी हैं और बहुत गरीब तबके के भी लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान में जो गरीब हैं और अति गरीब हैं, वो रोज प्रतिदिन संघर्ष करते हैं अपने जीवन के साथ साथ। जो शासकीय काम है उसमें तमाम प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, तो मुझे लगता है एक राजनीतिक व्यक्ति की सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि यही रहती है। ये नहीं कि वो पार्षद बना, कि विधायक बना, कि मंत्री बना, कि सांसद बना। सबसे बड़ी संतुष्टि ये है कि हम एक माध्यम बन जाते हैं उस पीड़ित व्यक्ति के, और जो लोग काम जिनको करना है
उसके बीच में एक माध्यम बनकर उस व्यक्ति के काम को सरल करके उसको संपन्न कराते हैं, ये एक सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको ईश्वरीय आशीर्वाद है, ये ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान है कि ईश्वर ने उन्हें ये ताकत दी है कि आप एक माध्यम बनकर एक आम लोगों के लिए एक माध्यम बन सके, और यह सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि है। और मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र इसीलिए बहुत बेहतर है कि आज मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि प्रतिदिन 2-4 काम ऐसे होते हैं जो लोग, कम से कम 2-4 काम ऐसे होते हैं कि लोग आते हैं तो उन कामों को हम किसी न किसी शासकीय अधिकारी के माध्यम से या कहीं से हम उसको सरल बनाकर उसके काम को पूरा करते हैं। तो वही आम जन का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है, और यही मुझे लगता है कि राजनीति के जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब आशीर्वाद ही हम सब लोगों को काम आता है। कितनी साफ गोई से, साफ नियत से इन्होंने उसका विश्लेषण किया मेरे प्रश्न का। और वाकई कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ से और निजी राजनीति से ऊपर उठ के लोगों की सेवा करते हैं। और हमने अक्सर देखा है कि आप सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा हर जगह दिखते हैं, और प्रवक्ता हैं तो ऑफकोर्स टीवी डिबेट्स पे तो अपनी पार्टी का पक्ष रखते ही हैं। पार्टी से एक प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? आप उस 90 के दशक में तो भारतीय जनता पार्टी अभी शुरुआती दौर में थी, काफ़ी उपलब्धियां पा चुकी थी, लेकिन उतना कांग्रेस की अपेक्षा उतनी मजबूत नहीं थी। तो आपने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव क्यों किया? देखिए पांडे जी, वास्तव में एक प्रासंगिक प्रश्न है ये आदमी बीजेपी में क्यों, कांग्रेस में क्यों, या दूसरे दलों में क्यों नहीं, ये वास्तव में एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, देश की आज़ादी के बाद 1947 में जब इस देश के अंदर में पहले तो राष्ट्रीय सरकार बनी, लेकिन फिर से कांग्रेस की सरकारें लगातार बनती चली गई। अब कांग्रेस की सरकार की जो नीति थी उस समय, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये सत्य है कि उस समय कोई विकल्प नहीं था राजनीति के क्षेत्र में। इसलिए कांग्रेस लगातार जिस भी परिस्थिति में काम करी, जो भी नीति के साथ में काम करी, लगातार काम करी। एक दौर 1985-90 के बाद जब आपने देखा कि केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार, जो बोफोर्स कांड हुआ, उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, उसमें हम एक सहयोगी के रूप में रहे। एक देश के अंदर में एक परिवर्तन का वातावरण बना, और वास्तव में लोग जागरूक होते हुए दिखे कि नहीं, जो कांग्रेस की पॉलिसी वो ठीक नहीं है देश हित में, और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो कि 6 अप्रैल 1980 में बनी, धीरे धीरे करके हमने जनता के बीच में हमने मेहनत किया, और एक एक्सेप्टेंस आई बीजेपी की कि हाँ, वास्तव में बीजेपी जिन नीतियों के साथ में काम करती है। आपने देखा तो वो दौर था 1990, मध्य प्रदेश, हम लोग भी युवा थे तब समय से निकले, और हम बीजेपी की ये नीति कि वास्तव में देश और प्रदेश राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, अपने हित की, स्वहित की बात नहीं, देश हित की बात, देश के पुनर्निर्माण, जो हमारे संकल्प थे जनसंघ के समय से। ये तमाम प्रकार के विषयों को जब हमने पढ़ा तो वास्तव में लगा एक आमूल चूल परिवर्तन देश के अंदर में आवश्यक है, नहीं तो वही ढर्रे वाली सरकार लगातार चल रही है। तो मैं उससे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य, बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया। वो पटवा जी की सरकार का मेरे जीवन का जो पहला चुनाव था, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि पहली बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया तो मध्य प्रदेश में सरकार भी बन गई पटवा जी की। 2.5-3 साल की सरकार थी, फिर वो राम मंदिर प्रकरण हुआ, फिर सरकार गिर गई, तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। तो आज भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, तमाम ऐसे लोग जो हमारा विरोध करते हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे क्षेत्रीय दल हों, लेकिन आज देश हित में कड़े फैसले करने वाले, देश हित में खुलकर बोलने वाले, हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारी जो आस्थाएं हैं, उस आस्था के प्रति अपना सशक्त प्रकटीकरण जिसको कहना चाहिए, वो यदि कोई पार्टी करती है, पार्टी के नेता करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी। हम राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय नहीं करते हर चीज को, हम कहाँ फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, उसके आधार पर हम बातचीत करें, ये नहीं है। तो मुझे लगता है ये बीजेपी ही नहीं, बल्कि देश के अंदर में जितने भी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, सबको देश को सबसे पहले आगे रखकर काम करने की आवश्यकता, और देश हित में सबको एक व्यवहार अपनाना चाहिए। अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स, अपना सत्ता प्राप्त करना वो चलता रहेगा, लेकिन देश हित में सबको एक होना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि और देश हित में सबको एक होना चाहिए, और यही भारत की संस्कृति भी रही है कि जो अनेकता में एकता, विविधता में जो एकता होती है, और एक कैसे भाईचारा का संदेश पूरे विश्व में भारत ने दिया है। सनातन परंपरा की शुरुआत भी वैसी हुई थी, और सदियों से ये संदेश
भारत हमेशा देश को देता रहता है। विदेशों में भारत की संस्कृति को का अनुसरण होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये विविध संस्कृति है, लेकिन फिर भी विविधता में एकता है। बहुत ही सहजता से संजय जी ने इसका, और कि आप जैसे आपने बताया कि आपके पिताश्री गवर्नमेंट जॉब में थे, तो नौकरी जो एक नौकरी पेशा जो परिवार होता है, उसमें एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा भी कोई अधिकारी बने, नौकरी करे और सुकून की लाइफ जिए। तो कभी इस बात का विरोध नहीं हुआ कि आप राजनीति आपने चुना, वो भी आप एमटेक करने के बाद आपने एमबीए किया और तमाम मैनेजमेंट के कोर्स, आप तो पत्रकारिता भी किए हैं, तो इतना एजुकेशन के बाद कभी ऐसा घर से प्रेशर नहीं आया कि आप राजनीति में क्यों जा रहे हैं, आपको तो किसी शानदार नौकरी करना चाहिए? क्या कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया? देखिए, मैं इस मामले में बहुत अच्छी स्थिति में हूँ कि इस तरह का कोई दबाव परिवार से मुझे कभी नहीं रहा। बल्कि मैं तो उस दौर में, जब हम लोग पढ़ाई करके निकले 89, 90, 91, 92 में, तो उस समय मैंने ऐसा देखा कि मेरे परिवार में, और विशेषकर मेरे पिताश्री, उनका तो ये सोचना था कि जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी, चूंकि मध्य प्रदेश उस समय बड़ा था, जीवन भर वो 3-3, 4-4 साल के बाद इधर से उधर तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आती है, स्कूल शिक्षा से लेकर तमाम प्रकार के विषय। और आपने भी देखा होगा कि आज भी कमोवेश लगभग 80 से 90% जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, वो ये निर्णय अंत तक नहीं कर पाते कि उसको कहाँ सेटल होना है, कहाँ उनको स्थायी निवास बनाना है। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है, उनके सामने बड़ी दिक्कतें रहती हैं, समस्याएं रहती हैं। लेकिन उस मामले में मेरे पिताश्री बड़े क्लियर थे इस मामले में कि नहीं, हमको रायपुर में ही, यहीं छत्तीसगढ़ में सेट होना है, रायपुर में। और साथ ही साथ उनको मैंने ये हमेशा सुनते देखा कि हम लोग 2 भाई हैं कि नहीं, तुम लोग एक जगह रहकर काम करो, प्रोफेशनल काम करना है या बिजनेस करना है, करो। उनकी कभी भी ये नहीं रही कि आप शासकीय नौकरी करो या कहीं इधर उधर करो। उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही, नौकरी भी करना तो एक जगह ऐसे रहकर करें, और नहीं तो अपना व्यवसाय, अपना प्रोफेशन। और इसीलिए हम दोनों भाइयों ने अपना अपना प्रोफेशन, जैसे मेरा बिजनेस है प्लस राजनीति में हम लोग काम करते हैं, मेरे ब्रदर का भी प्रोफेशन है, तो हम लोग रायपुर में ही रहकर एक साथ यहाँ पर करें। तो मुझे लगता है इस मामले में मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं था, बल्कि मुझे तो इस मामले में सपोर्ट मिला। बिल्कुल, अगर परिवार का सपोर्ट हो तो हमारा जो पैशन होता है वो, उसे अगर हम अपना प्रोफेशन बना लें तो उसका जो रिजल्ट होता है वो यकीनन संजय श्रीवास्तव जी के रूप में देश और दुनिया देखती है। आपने बहुत से मोर्चों पे काम किया। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि अब तक के सफ़र में कोई एक मलाल रहा हो कि मैं ये भी शायद काम कर पाता? देखिए, जब तक जीवन है तब तक तो अपेक्षाएं रहती हैं कि क्या करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता, किसी समय किसी निर्णय के पीछे ये चीज़ें होती कि क्या हमको निर्णय उस समय ये निर्णय लेना था या नहीं लेना था। लेकिन सामान्यतः मैं कह सकता हूँ कि मुझे किसी प्रकार का अपने इस 20 साल के राजनीतिक जीवन में कहीं इस प्रकार का कोई गुरेज या कोई मन के अंदर में पीड़ा नहीं है कि मैंने ये नहीं कर पाया। बल्कि मुझे ये प्रसन्नता है कि जितने भी दायित्व मिले, जो छोटे से, जब मैं जिले में काम करता था, प्रदेश में काम किया, प्रवक्ता के रूप में काम करना हो, या नगर निगम अध्यक्ष के रूप में, या आरडीए के, हर जगह लोगों से ये सुनता गया कि हमने उस पद को या उस दायित्व को एक नई पहचान दी। तो ये मेरे लिए बड़े सुकून की बात है कि उदाहरण के लिए, खैर अपने मुझसे क्या कहना, लेकिन जो चीज़ें चर्चा होती है कि नगर निगम में एक अध्यक्ष पद होता है, सभापति का दायित्व होता है, बहुत काम नहीं रहता, ये लोगों के दिमाग में टेंडेंसी थी। लेकिन वर्ष 2009 से 2014 के बीच में, वो दौर में हम लोगों ने अपनी उपस्थिति, अपना एक्सेप्टेंस और काम किस तरीके से किया जाता है, एक चर्चा का विषय बना कि वास्तव में सभापति का पद भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक पहचान, लोगों का कहना है कि पहचान एक आपने काम के माध्यम से दी, तो अच्छा लगता है सुन के ये सब चीज़ें। क्योंकि और मेरा तो यही अपील रहता है, युवाओं से भी मैं ये कहता हूँ कि जो दायित्व मिले उस दायित्व पर एक पहचान बना देनी चाहिए कि वास्तव में आपने पहचान बनाया, और उस पहचान को फिर कोई रोक नहीं पाता। राजनीति के क्षेत्र में बहुत चीज़ें होती है, रोक रुकावट, तोड़ना जोड़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यदि आपके अंदर में ताकत है, आप में मेहनत करने की आपकी इच्छा शक्ति है और लगन है, तो फिर मुझे लगता है कि हर्डल्स कुछ दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो स्थायी हर्डल नहीं होते, वो आदमी को रोक नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि यही सुकून है कि जो भी दायित्व मिला उसको हमने बेहतर तरीके से किया। यही हमारा भी कॉज है इस शो करने का कि जो
बातें संजय जी ने कही कि सुकून कहाँ मिलता है। देखिए, सुकून, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको पहले भी जिक्र किया कि काम करने में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो ज़रूरी है। अगर आपकी आत्मा को तृप्ति मिल रही है, आपकी आत्मा सेटिस्फाइड है, आपका अंतर्मन सेटिस्फाइड है, तो यकीनन आपने काम को अच्छे तरीके से किया है। और किसी भी काम को अलग तरीके से विशेष रूप से करने पे ही वो व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है। इसीलिए इस शो का जो कारण है, इस शो में का जो थीम है कि विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि वो उनके लिए प्रेरणा का कारण बने। संजय जी, अभी कोविड का माहौल शुरू है, एक ऐसा माहौल जो कभी किसी ने नहीं देखा था। इसमें हमने भी सुना है कि काफ़ी लोगों, क्योंकि आप राजनेता हैं, आपको फ़ोन आते होंगे, तो कैसा रहा वो अनुभव? काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ा, तो ऐसी कोई घटना आपको याद होती है या उसका कोई अनुभव बताइए। देखिए, हर एक दौर में जो चीज़ें आती हैं वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। उन नकारात्मक बीचों के बीच में हमने क्या सकारात्मकता देखी या हमने क्या सकारात्मक काम किए, ये वास्तव में हमेशा जीवन में याद रहता है। देखिए, कोविड-19 वास्तव में एक ऐसा विभत्स दृश्य जो शायद हमने कल्पना नहीं की थी, परिकल्पना या देशवासियों ने भी नहीं की होगी कि इस तरह की भी बीमारियां, क्योंकि इसके पहले भी तमाम प्रकार की हैजा या चेचक या फिर प्लेग की बात करें, ये सब हुआ, लेकिन 2-3 महीनों के अंतराल के बाद ये सब चीजें चली गई। लेकिन जब वर्ष 2020 मार्च से जो लेकर आज तक 2021-22 और फिर आगे भी इस तरह की संभावनाएं जिस तरीके की अभी आ रही हैं, ये वास्तव में एक, ये कह सकते हैं कि जीवन के इतिहास में इस तरह की घटनाएं शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी जो हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में एक बड़ा कठिन समय था सबके लिए। राजनीति के क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन वास्तव में सबके लिए बड़े कठिन दौर था। और हिंदुस्तान के लिए इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, उनको हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकें, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज था सरकारों के सामने। और उस में एक जो आह्वान था, एक नई चीजें भी पैदा हुई, ये जो एक हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। वास्तव में हिंदुस्तान को इसीलिए पहचाना जाता है दुनिया के अंदर में कि सामाजिक रूप से हम एक दूसरे की मदद के लिए किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। उसका एक शानदार प्रकटीकरण हुआ कोविड में, जब हर एक व्यक्ति, ये कोशिश रहती थी तमाम प्रतिबंध के बावजूद, जब घर में भी प्रतिबंध होता था कि कोविड नहीं जाना, उसके बाद भी अंदर से ललक नहीं सामने वालों की किस तरीके से मदद कर सके। तो सबने, मैं ये नहीं कहता कि मैं, बल्कि सबने बड़ी मेहनत के साथ में काम किया। और आपने कहा कि एक आध घटनाएं इस तरह की, मुझे याद है कि 2021 जब दूसरी लहर आई, वो बड़ी खतरनाक थी। एक आध महीने की, हम उस समय असम चुनाव से लौटे थे हम लोग, एक महीने का असम मार्च की याद है मुझे, 29 मार्च को होली थी और उस दौर में प्रारंभ हुआ यहाँ पे, और अप्रैल में तो ज़बरदस्त और मई तक ये चला, जब उस समय एक ज़बरदस्त दबाव, और हर 1-2 दिन के अंदर में 2 दिन का व्यक्ति भी मृत्यु हो जा रही थी, तमाम प्रकार एक दहशत का वातावरण बना था। उस समय लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए जूझ रहे थे लोग। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोगों को सांस जा रही है लेकिन एडमिशन नहीं मिला और वो व्यक्ति चला गया। लेकिन मुझे सुकून इस बात का, सेटिस्फेक्शन है कि पूरे प्रदेश से लोगों को एडमिशन के लिए, विशेषकर हॉस्पिटल्स में, और खासकर एम्स की बात करूंगा, जो उल्लेख करूंगा, एम्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। एक बड़ा रोल एम्स ने निभाया है। और कार्यालय में भी फ़ोन जाते थे, वो डाइवर्ट होकर मेरे पास आते थे कि इनको देखना है, उनको देखना है। लगभग सैकड़ों मरीजों को हम लोगों ने वहाँ पर एडमिट कराया, और कुछ तो ऐसे कि रात को 3 बजे फ़ोन आता था, 2 बजे आता था, फिर जब उसकी स्थिति हम लोग सुन के पेशेंट से बात करते थे तो रात भर हम लोगों को नींद नहीं आती थी। ऐसे ही कुछ दिन मेरे कटे कि रात भर हम सो नहीं पाते थे। और कुछ, मैं तो ईश्वर को इसलिए मानूंगा कि 2-4 ऐसे पेशेंट थे कि मैंने उम्मीद खो दी थी। जब वो व्यक्ति लाचार होकर ये कहता था कि मुझे बचा लो, मुझे एक दाना अंदर नहीं जा रहा है, ये स्थिति देखकर घबराहट, और लगता था कि ये बच पाएगा कि नहीं। ऐसे कुछ मरीज, 2-4-5 मरीज इस तरह के, जिनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनको वापस लाए। वो परिवार तो ठीक है, कोई वो नहीं है कि आपने किया, लेकिन अपनी एक आंतरिक जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़बरदस्त रहा कि हाँ, वास्तव में हम लोगों के प्रयास से लगातार दिन में 4 बार उसी पेशेंट के बारे में बातचीत करना, डॉक्टर से सलाह करना, लेकिन जो ऐसा लग रहा था कि पूरी बाजी हाथ से निकल गई, वो वापस। तो मुझे लगता है कि यही एक बड़ी चीज़ें थी, और बहुत सारी बाकी चीज़ें तो लोगों को
आम चीज़ें थी कि मदद करना, भोजन से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें वो हम लोगों ने किया जितना प्रयास हुआ। लेकिन मैंने यही कहा ना कि नकारात्मक चीज़ें थी, वातावरण था पूरा देश में, लेकिन ये सकारात्मक चीज़ें आई कि हाँ, हम लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों में खड़े होने की आवश्यकता है, और वो देश ने देखा और देश खड़ा हुआ। सीखने वाली बात है कि कैसे ये जो चेहरे पे जो फीलिंग आती है। अभी मैं देख रहा था कि जब संजय जी बात कर रहे थे तो कैमरे पे उनका ध्यान नहीं था, वो कहीं अपने पास्ट में चले गए थे, उन घटनाओं को याद कर रहे थे कि किस प्रकार से वो उनके चेहरे पे दिख रहा था कि जो सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, भाई आज किसी को छोटी सी मदद भी कर दो तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। यहाँ तो जीवन की बात है, जो जिन लोगों के जीवन बचाने में इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया, तो इसके लिए आपको स्वराज मिशन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। ये करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के इस युग में जब अपना अपने को नहीं पूछता है और आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो वाकई ये काबिले तारीफ बात है। अब थोड़ा बहुत सीरियस नोट की बात होगी, थोड़ी सी लाइट नोट की बात करते हैं कि नॉर्मली एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ ज़रूर होता है। तो वो महिला कौन है आपकी ज़िंदगी में संजय जी? देखिए, निश्चित रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति जो दिन भर जनता के बीच में काम करता है, उसकी सफलता के लिए पूरा परिवार सफर करता है। उसका परिवार भी माता पिता से लेके पत्नी से लेके बच्चे तक, जितना समय, कभी कभी ये फीलिंग्स हम लोगों को भी होती है, और ये फीलिंग्स भी हमने कोविड के समय देखा। जब घर में रहने का ज़्यादा समय मिला तो घर में रहने का जो एक वातावरण होता है, या बच्चों के साथ में बैठकर उनको पढ़ाई कराना या गेम्स खेलना, एक अलग अनुभूति शायद जो हम भूल गए थे 20-25 सालों में, शायद भूल ही गए थे। लेकिन वो चीज़ें, मैंने कहा कि वो सकारात्मक पक्ष आया कोविड से, कि हम रहकर हमने देखा कि, और आपने जिस चीज़ को फोकस करके कहा महिलाओं का, वास्तव में पत्नी का तो एक मतलब उसको कर ही नहीं सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। कि शायद समझने में भी हम लोग पीछे रह जाते हैं, उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब बैठकर समझें, उसका विश्लेषण तक नहीं कर सकते कि वो कितना सफ़र करते हैं उन लोग, और अपनी जो उनकी जो आवश्यकताएं रहती है, या कहें कि उनकी महत्वाकांक्षा रहती है, उन महत्वाकांक्षाओं को भी वो समाप्त कर देती हैं, इसलिए कि मेरा पति या मेरा भाई या मेरी जो भी है। और माता का तो आशीर्वाद रहता ही है, मगर माता के आशीर्वाद के मुझे लगता है कि जीवन में सफलता वास्तव में अर्जित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 2-3 साल पहले ही 19 में 2000 मेरी मदर नहीं रही। पहले का, उसके बाद की फीलिंग्स जो चीज़ें हैं, इस बात को मैंने महसूस किया है। लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ में, और पत्नी का तो बहुत सहयोग रहता है, बच्चों का भी रहता है, बिटिया का खासकर। आपने महिलाओं की बात करें तो बिटिया, बेटे तो खैर मैं वो नहीं कहूँगा, बेटे तो खैर बेटे हैं ही, लेकिन बिटिया, वो जो बेटियाँ होती है समझती हैं इस बात को, वो भी बढ़ते हुए देखना चाहती है अपने पिता को, अपने फादर को। तो ये सब आंतरिक फीलिंग्स की बात है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं तो इस देश में पूजी जाती हैं। तो ये वास्तव में ये हम सबके लिए उपलब्धि है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं उस परिवार की महिलाओं का हाथ होता है। बिल्कुल, यकीनन। और जिस प्रकार से संजय जी ने इन बातों को भी बहुत ही संजीदा होके, और मैं देख रहा था कि उनके पास वर्ड्स नहीं थे, शब्द कहीं मिस हो रहे थे, कि विश्लेषण वाकई जो नारी का त्याग होता है उसे कोई नहीं समझ सकता है, और वो अतुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं है। और इसीलिए बोलते हैं कि भारत में हमेशा से ही नारियों की का इज्जत, सम्मान, पूजा होती आ रही है। और यही कारण है कि पुरुष सफल तभी हो पाता है जब उसके पीछे एक नारी खड़ी रहती है, उनकी जीवन संगिनी बन के, उनकी माता बनकर, उनकी बहन बनकर, उनकी बेटी बन के। तो ये एक बहुत बड़े अभिमान और गौरव की बात है। इसीलिए बोलते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो देवताओं का भी निवास वहीं होता है जहाँ नारी की पूजा होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट था। संजय जी, मैरिड लाइफ में कभी कहा सुनी हो जाती है, प्यार मोहब्बत के साथ कभी कभी तकरारी भी हो जाती है, तो माफ़ी कौन मांगता है? देखिए, तालियां दोनों हाथों से बजती है। और ये यदि कोई कहे कि घर में मतभिन्नता या कहे कि बहस या छोटे मोटे झगड़े नहीं हो, तो ये असंभव है। मुझे लगता है
प्रेम इसी से उत्पन्न होता है। जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े होते हैं। तो ये तो एक नित्य प्रतिदिन की हमारी सतत प्रक्रिया है, तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन माफ़ीनामा का जहाँ तक सवाल है जो आपने कहा फोकस करके, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही करता हूँ जो सामान्यतः लोग कहते हैं। तो दोनों ही समय अनुसार, जब कोई ज़्यादा नाराज़ होता है तो सामने वाला कर लेता है, वो नाराज़ हो तो मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुल मिलाकर एक सामंजस्य, बेहतर सामंजस्य के साथ में हमारा जीवन चल रहा है। और मुझे लगता है एक समय के बाद 10-20 सालों के बाद एक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठोस कॉम्पैक्ट, मतलब एक बॉन्डिंग हो जाती है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कल्चर ही इतना शानदार है कि परिवार में पति पत्नी, खासकर भाइयों का हो जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पति पत्नी की जो बॉन्डिंग है सामान्यतः 99% बेहतर होती है। कुछ परसेंट में, रेयर केसेस में हो जाते हैं, बट अच्छी बॉन्डिंग रहती है पति पत्नी, एक भारतीय पति पत्नी के रूप में। तो वही दृश्य मेरे यहाँ भी है। हम लोगों की ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। अब तो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का समय आ जाता है कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा ये मेरा ये, तो बेहतर स्थिति में। बहुत बढ़िया। और संजय जी की जो स्माइल है वो बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं, दर्शक समझते हैं। कभी शिकायत होती है आपकी अर्धांगिनी जी को कि आप जिस फील्ड में है, राजनीतिक जीवन, ये 24/7 काम होता है, कभी समय को लेके कभी शिकायत रही हो? निश्चित रूप से। ये तो मुझे लगता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति के परिवार की सबसे बड़ी जो कंप्लेंट्स है वो यही रहती है कि समय, वास्तव में समय और प्राथमिकता जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें ये दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए, आपको यदि कोई प्रोग्राम बना है और अचानक यदि कोई इस तरह की बातें आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ समय देना जरूरी है। कल ही की घटना है, मैं कहीं किसी एक शांति मिलन में जाना था साथ में, अचानक कहीं से एक आ गया कि तमाम प्रकार के कब्जे वब्जे हो रहे हैं वहाँ पे और पूरे मोहल्ले के लोग खड़े, लगातार फ़ोन आ रहा है। तो मैं अकेले ही निकल गया पहले वहाँ, और वहाँ से फिर मैं अकेले निकल गया शांति मिलन में। तो फिर उनका कार्यक्रम रुक गया कि भाई बाद में चलेंगे। तो इस तरह की स्थिति कमोवेश होती है। लेकिन मुझे लगता है कि, और इस बात को घर की जो सदस्य होते हैं, पत्नियां होती हैं, वो सब समझने भी लगती हैं कि क्या दिक्कतें हैं। लेकिन बावजूद इसके हम केवल यही कहते हुए कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, मुझे लगता है ये भी उचित नहीं है। इसलिए हमें भी थोड़ा सा मैनेज करके, प्रबंधन करके कि हम किस तरीके से परिवार को समय दे सकें, इसकी कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। बहुत ही सधा हुआ आपने जवाब दिया। और बिल्कुल गाड़ी के 2 समानांतर पहिए हैं और इन दोनों पहियों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति की इज्जत और उसकी जो इच्छाएं होती है उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। यही लाइफ होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोविड के दौरान, खैर आप तो राजनीतिक जीवन में, आप तो बाहर भी काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे कई दिन आए होंगे कि जब घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो इस दौरान देखा गया है कि खासकर पुरुषों ने किचन में बहुत एंट्री की। तो ऐसा कोई वाक्य आपके साथ भी हुआ? कोविड के समय कैसा दौर आया था सभी परिवारों में, जब वास्तव में बड़ी कड़ाई के साथ में, चूंकि प्रशासन शासन का भी निर्देश था कि जब लॉकडाउन लग गए हैं तो लोगों को निकलना नहीं चाहिए। और हम लोगों की तो प्राथमिकता ये रहती है, क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि ही बाहर निकलकर उसका उल्लंघन करेगा तो फिर कहाँ से हम दूसरों को कह सकेंगे। और जिस चीज़ को आपने फोकस किया कि वास्तव में बहुत ज़्यादा तो नहीं, ईमानदारी से कहूँ कि कोई खाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा नहीं था। लेकिन हाँ, किसी किसी दिन चाय बनाना सुबह, या फिर मैं तो, हम लोग नॉनवेज भी प्रिपेयर करते हैं, तो कभी एक आध दिन इस तरह का, और कभी कोई ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ हल्का फुल्का वाला, बहुत ज़्यादा वाला नहीं कि पूरे ही बना रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं। तो क्योंकि अन्य काम जो है घरेलू काम में, अन्य कामों में, जैसे मेरा रुचि जिसमें है, जैसे मैं पढ़ता था तब से क्लीनिंग का, जैसे क्लीन इन द सेंस कि टेबल, ये जो ड्राइंग रूम है, ये सब चीज़ें, या व्यवस्थित चीज़ें व्यवस्थित रखना कि टेबल यदि 2 इंच भी तिरछी है तो उसको सीधा करो। पेपर यदि निकाल के हम इनसाइड का फोल्डर अलग पड़ा है तो उसको मैं अंदर रखूँगा। आज भी मेरे घर में साल 2-2 साल के जो पेपर्स मेंटेन मैं करता हूँ, तो उसमें डेट वाइज आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके, और मंथली वो बंडल बन जाएगा। तो और फिर कभी उसमें से कुछ निकालना हो तो, या लाइब्रेरी है मेरी, बुक शेल्फ है, या फिर मोमेंटोज हैं, ये मतलब व्यवस्थित तौर पर रहे, बिखरा हुआ ना रहे, ये मेरी हॉबी ज़्यादा है। तो उस काम को मैंने ज़्यादा किया। और जो पेंडिंग थे 2-2 4-4 साल काम,
जो पड़े हुए थे डंप करके, जो काम की चीज़ें नहीं थी, उसको भी डिस्पोजल करने का काम, ये पेपर्स है पड़े हैं बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उन सब चीज़ों को मैंने कोविड के समय थोड़ा सा करने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। हमने भी जब यहाँ एंट्री की तो देखा इनके बिल्कुल जो संजय जी कह रहे हैं, इनके ऑफिस में बहुत से पेपर्स पुराने से पुराने एकदम व्यवस्थित तरीके से गट्ठे बना के रखे गए हैं। कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये कोई कह नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी, ये भी एक रोचक तथ्य है कि कैसे चीज़ों को संभाल के रखा जाए और व्यवस्थित रखा जाए, हर व्यक्ति का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आते हैं इस साक्षात्कार के अगले चरण में। संजय जी, अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, इस समय 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। आप भी अभी कैंपेनिंग में गए थे उत्तर प्रदेश। अगले साल क्या देखते हैं, जो अभी चौथे साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट का प्रवेश हुआ है? चूँकि आप राजनीति में है तो राजनीतिक चर्चा किए बिना तो साक्षात्कार पूरा हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या प्रेडिक्शन, आपको क्या लगता है कि अगले साल क्या कांग्रेस गवर्नमेंट वापस रिपीट करेगी? 4 साल में उनके काम को आप कैसे देखते हैं? और क्या लगता है कि बीजेपी फिर से जो 15 साल सत्ता में थी वैसा कुछ कमबैक कर पाएगी? देखिए, प्रदेश की जनता की निगाहें आने वाले वर्ष 2023 के चुनाव में है, और ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि इस छत्तीसगढ़ में हमने पहले 3 चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीते हैं और यहाँ हमने 15 वर्ष तक सरकार बनाई है। और इस छत्तीसगढ़ को एक स्वरूप देने का, एक आकार देने का, इसको सजाने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। और ये भी एक श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि इस राज्य का निर्माण जो हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से हुआ, जब 3 राज्यों का निर्माण हुआ, तो छत्तीसगढ़ से एक लगाव भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। क्योंकि मैं इस बात को राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन ये सत्यता है कि देश में कांग्रेस की सरकारें रही 50 वर्षों तक, उन्होंने राज्य का निर्माण नहीं किया, केवल बातें होती रही। यहाँ से तो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे भारत सरकार में, लेकिन राज्य का निर्माण नहीं किया। पहली बार हमारी सरकार आई तो हमने केवल वर्ष भर के अंदर में ही राज्य का निर्माण किया। तो जनता के मन में ये है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ के प्रति बीजेपी ने ईमानदारी दिखाई, और उसका यही प्रतिशत था कि 3 चुनावों के अंदर में हमको आशीर्वाद मिला। चौथे चुनाव में जब 2018 में चुनाव हुआ, बहुत सारे कुछ कारण है, आप भी जानते हैं उसको, उन कारणों के कारण हम पीछे रह गए। वरना हमें उम्मीद थी, हम सरकार में भले नहीं आते, लेकिन हमें उम्मीद थी कि सीटें हमारी ज़्यादा आती। होता है राजनीति के क्षेत्र में, जीत हार लगी रहती है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। 15-15 वर्षों तक सरकार, चुनिंदा सरकारें चलती हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको 15 वर्षों तक आशीर्वाद दिया। जहाँ तक 2023 का सवाल है, देखिए छोटा प्रदेश है और सीट्स बहुत कम है, 90 सीट्स हैं। और आज का ट्रेंड ये हो गया है, आपने भारतीय राजनीति में देखा है कि अंतिम 6 महीने के अंदर में कौन से मुद्दे, कौन सी चीजें सामने आती हैं, उन चीजों पर पूरा चुनाव फोकस्ड हो जाता है। आज चूंकि इंटरव्यू है तो मैं बहुत इस पर कोई डिबेट की तरह प्रतिकार नहीं करूंगा कांग्रेस की सरकार का, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव का जो खेल है वो खुला खेल है। आज ये कोई नहीं कह सकता कि हम ही सरकार पर आएंगे, या कांग्रेस कह दे कि हम सरकार में है, या बीजेपी हम कह दे कि आज ही हम सरकार में है। लेकिन हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने काम किया, क्योंकि देखिए सरकारों का कंपेयर होता है, हमारी 15 वर्ष बनाम इनके 5 वर्ष की कंपेयर होगी। हमने अधिकांश मामलों में अच्छा काम किया, हो सकता है कुछ काम इन्होंने अच्छा किया हो, ये जनता को तय करना है। लेकिन हमें पूरा विश्वास, ऐसा कहीं नहीं है क्लियर कट कुछ परिणाम सामने की इनकी सरकार बनेगी या ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में जाएगा और पूरी ताकत के साथ में, हमने देखिए हमारे पास सरकारें नहीं हुआ करती थी, हम तो 1980 में चले वो लोग हैं जब हमारे पास 1 सीट नहीं हुआ करती थी। वहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ किया। आज देश के अधिकांश राज्यों में और सबसे नंबर्स में यदि हम करें MLAs या MPs की बात, तो आज बीजेपी दिखाई देती है। तो हम इतने कमजोर नहीं है, हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारा काम प्रारंभ हुआ, संगठन का काम। क्योंकि 2003 का भी मुझे दौर वो याद है जब मैं युवा मोर्चे का रायपुर शहर का अध्यक्ष था। 2000 में जब सरकार बनी जोगी जी के समय, कुछ हमारे विधायक टूट के चले गए, 12 विधायक, तब लोग ये टिप्पणी करते थे कि अब बीजेपी लगभग समाप्त हो गई है। 10 वर्ष का हमारा विपक्ष का समय था, उसकी एक निराशा थी दिग्विजय सिंह जी के समय का, और फिर जोगी जी के समय जब हमारे लोग टूट गए तो लगा कि बीजेपी खत्म हो गई, ये टिप्पणी होती थी। लेकिन आपने देखा कि उसी 2003 में हमने इलेक्शन चुनाव जीतकर हमने सरकार बनाई। इसलिए जनता का मूड क्या है ये कोई नहीं कह सकता,
इसलिए हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा काम अच्छा था, लोग आज याद करने लगे हैं फिर से कि वो सरकार बेहतर सरकार थी, काम होता था। आज तमाम प्रकार के काम बंद हो गए, तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं इस सरकार के जो इनको भारी पड़ेगा और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। यकीनन अगले साल बहुत से चीज़ों का और परिवर्तन होगा। जनता के मूड बहुत से 5 साल जब तक कंप्लीट होने को आएंगे तब तक के आकलन देखेगी, 15 साल वर्सेस 5 साल की इस सरकार को कंपेयर करेगी, और उसके बाद जो जनता का मूड होगा वो अगले साल के अंतिम होते होते सामने आ जाएगा। बहुत से कार्यकर्ताओं की बातें होती रहती हैं, बहुत से आपके लोगों से भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है। तो क्या प्रदेश की जनता और आपके कार्यकर्ता संजय श्रीवास्तव जी को चुनाव लड़ता देख सकते हैं अगले साल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, और ये आपने देखा भी है देश से लेकर प्रदेश में। जो एक सामान्य व्यक्ति अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तमाम प्रकार के गृह मंत्री से लेकर, और प्रदेश में भी आपने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह, एक सामान्य व्यक्ति, एक डॉक्टर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये संभव है, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये कांग्रेस में संभव नहीं है, स्पष्ट तौर पर इस बात को कहूं तो। और उम्मीद जो है, मैं तो हमेशा युवा मोर्चा के और या सभी जिस भी बैठक में जाता हूं, सामान्यतः ये कहा जाता है ना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसके उलट कहता हूं कि हर एक व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं काम करूंगा, मैं पार्षद बन सकता हूं, मैं विधायक बन सकता हूं, सांसद, मंत्री, मैं उच्च पदों पर जा सकता हूं। तो ये विश्वास होना चाहिए, और मुझे भी है इस बात का, कहीं दिक्कत नहीं। पार्टी जो दायित्व दिया उन्होंने हमने किया है, बहुत कुछ दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि समय आने पर मौका देगी और निश्चित रूप से चुनाव लड़ भी सकते हैं। लेकिन अंततः बस वही है, पार्टी का निर्णय, जो अंतिम निर्णय होता है, पार्टी के खिलाफत करके कोई टिकट मांगना, लड़ना, करना, ये विषय नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आधार पर 30 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, आम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी रुचि भी आम जनता के बीच में काम करने की है। 15 साल तक मैं नगर निगम में भी रहा, फिर आरडीए के अध्यक्ष के रूप में काम किए, युवा मोर्चे के रूप में लोगों के बीच में काम करे। आज भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम लोग गली बस्ती में चले जाते हैं, कल का उदाहरण मैंने बताया आपको, तो मुझे उसमें ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। एक रहता ना अलग अलग फील्ड काम करने का, सबका अपना अपना शौक रहता है, तो मेरी इच्छा आम जनता के बीच में ही सुकून मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में गुण दोष के आधार पर निर्णय होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इस पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। बिल्कुल, अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में अच्छे लोग आएंगे, कर्मठ लोग आएंगे जो कि जनता को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। पूरे साक्षात्कार में हमने देखा कि कई बार कैमरे से ध्यान हटके एक इमोशनल टच सामने आ रहा है। तो बिल्कुल स्वराज मिशन भी इस बात को उठाता है, इम्पोर्टेंस देता है कि समाज के जो प्रबुद्ध अच्छे लोग हैं उन्हें राजनीति में आने के साथ साथ सिस्टम में भी आना चाहिए, वो विधायक बने, मंत्री बने, क्योंकि अगर हम सत्ता के बाहर रह के इतनी मदद कर सकते हैं, लोगों के प्रति इतना संजीदा हो सकते हैं, तो सोचिए जब वो सिस्टम में लोग रहेंगे तो उसका 10 गुना फ़ायदा जनता को मिलेगा, और यही इस वक्त की भी मांग है। संजय जी, अंत में छत्तीसगढ़ की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं प्रदेश वासियों से यही आग्रह करूंगा कि सरकार से हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, शासन से हमारी अपेक्षा होनी चाहिए, और शासन बेहतर काम करे, जनहित में करे, लोगों के हित में करे, ये दबाव भी जनता को बनाना चाहिए। लेकिन एक सर्वांगीण जो विकास कहते हैं, सर्वांगीण सुचिता, सर्वांगीण सामंजस्य, इसकी आवश्यकता किसी भी बढ़ते हुए प्रदेश के लिए आवश्यक होती है, बढ़ते हुए देश के लिए आवश्यक होती है। इसलिए हम सबका, छत्तीसगढ़ वासियों का ये कर्तव्य है कि हम भी अपनी सामाजिक जो हमारा दायित्व है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, एक सामान्य गांव के कार्यकर्ता के रूप में, सबकी सहभागिता इस प्रदेश के लिए होना चाहिए। और हम सबका लक्ष्य भी यही है, हम सबका सपना भी यही है
कि जो छत्तीसगढ़ 2000 में बना, ये छत्तीसगढ़ देश के सभी राज्यों में एक सर्वश्रेष्ठ राज्य सभी क्षेत्रों में हो, क्योंकि एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में लोग जाने। तो मुझे लगता है ये प्रयास हम सब लोगों को करना है। केवल मैं बात कहूँ, अपेक्षा करूँ, ऐसा नहीं। ये शासन प्रशासन के साथ हर एक वो जो संगठन है, हर एक व्यक्ति के साथ में, और प्रदेश में एक आपसी कि जो जातिवाद धर्म इसके आधार पर वो उस प्रदेशों में 50 साल तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो प्रदेश आज हमसे पीछे हैं, बड़े बड़े प्रदेश। इसलिए हमारे प्रदेश में इस तरह की कहीं चीजें उत्पन्न न हो, ये दायित्व केवल शासन प्रशासन या पुलिस का नहीं है, ये हमारा भी दायित्व है कि यदि कोई सामाजिक कहीं विघ्नता आती है, बंटवारा आता है, तो वहाँ पर एक हम सक्षम नागरिक होने के नाते उन सब चीज़ों को वहाँ पर रोके। तो मुझे लगता है कि एक समृद्धशाली राज्य का निर्माण होगा, और आने वाली पीढ़ियाँ, हम सब लोग तो काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी इस बात को याद रखेंगी कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने लोगों ने एक बेहतर, जहाँ डेवलपमेंट तो है लेकिन जहाँ सामाजिक सरोकार भी है, जहाँ एक समरसता भी है, ये चीज़ें पैदा करके गए हैं। तो मुझे लगता है इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। यही मैं छत्तीसगढ़ की जनता से एक अपील करता हूं और एक अपेक्षा रखता हूं। बहुत सही संदेश, और यही एक भाईचारा, आपसी भाईचारा बनाए के रखना का जो संदेश संजय जी ने दिया है, ये इस समय की भी दरकार है। और वाकई ये वर्तमान ही डिसाइड करेगा कि भविष्य छत्तीसगढ़ का कैसा होगा। और अंत में जैसा कि हम सभी जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनसे द पीपी शो के बारे में एक राय लेते हैं। तो संजय जी कैसे देखते हैं जो स्वराज मिशन ने इस पीपी शो की जो शुरुआत की है? देखिए, वास्तव में स्वराज मिशन का ये जो पीपी शो है, उसके लिए मैं प्रकाश जी आपको बहुत धन्यवाद तो दूंगा बाद में, लेकिन पहले बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि एक काम करने वाले व्यक्ति, एक जो सेकंड लाइन या कहना चाहिए कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके संघर्ष को अपने शो के माध्यम से सामने लाकर आम जनता के बीच में जो आपने लाने का प्रयास किया है। और वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति जिस तरीके से मेहनत करता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरीके से मेहनत करता है, उसी तर्ज पर एक राजनीतिक व्यक्ति किस तरीके से संघर्ष करके अपने परिवार के तमाम जो उन्होंने संघर्ष किया है और त्याग किया है, इन सब चीज़ों को सामने लाकर जो लोगों तक पहुंचाने का, इससे केवल ये शो नहीं है, इससे एक विश्वास, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति एक विश्वास आम जनता के बीच बढ़ेगा कि हाँ, ये जानकारी हमें नहीं थी कि वो व्यक्ति भी जो हमारा नेता है, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक है, सांसद है, वो भी कितना त्याग करके इस मुकाम तक पहुंचा, ये हमारे बीच में खड़ा रहता है। तो एक आपसी सामंजस्य जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में बनेगा, उसके लिए ये पीपी शो मुझे लगता है कि लाभदायक स्थिति में सबको लेकर आएगा। और पीपी शो स्वराज मिशन का एक बड़ा शानदार मिशन है, और स्वराज मिशन के लिए तो जो उसकी उपलब्धि है, जो उसकी सफलता आगे बढ़ रही है, उसके लिए मैं 4 लाइन यही कहूँगा कि यह चमक सूरज की नहीं, यह चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, ये खबर आसमां के अखबार की है, मैं चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, यह बात गरूर की नहीं मेरे एतबार की है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी का। सबसे पहले तो जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, सुबह सुबह का समय बहुत हैक्टिक होता है, और उस समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने बहुत से रोचक तथ्य बताए। धन्यवाद इसलिए कि वो इतने संजीदा हैं, इतने संवेदनशील हैं जनता की समस्याओं को लेके। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने कोविड में कई लोगों की जान बचाई। धन्यवाद इसलिए कि वो जनता के की सेवा को सेटिस्फैक्शन के रूप में देखते हैं। और अंत में धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने पीपी शो को सराहा और पीपी शो के बारे में एक अलग व्याख्या की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और इसी प्रकार किसी और विशिष्ट व्यक्ति के जीवन के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी दोबारा हम आएंगे पीपी शो पे। तो देखते रहिए स्वराज मिशन। अब तक के लिए नमस्कार।